जनतंत्र टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। उत्तराखंड में दूसरी बार देखा जाए तो आपकी सरकार सत्ता में है, लेकिन उत्तराखंड की एक बड़ी समस्या है साल जंगलों में लगातार जो आग लग रही है, उसके निपटारे के लिए या फिर यूं कहें कि उसको किस तरीके से रोका जाए। हालांकि ये प्राकृतिक आपदा है, कोई ठोस एक्शन आप लोग नहीं ले पा रहे हैं, क्यों? ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आपको लगेगा ये आग हमेशा ही समर सीजन में लगती है और ये फॉरेस्ट फायर सीजन है। अगर आप अभी तक का विगत वर्षों के आंकड़े और इस वर्ष के आंकड़े देखेंगे तो विगत वर्षों से फरवरी में इस फॉरेस्ट फायर के शुरू होने के बाद कल की डेट तक जितना आग से वन में प्रभावित हुआ है वो पिछले वर्षों के मुकाबले में आधा है। तो ऐसा नहीं है। और इस वर्ष हम लोगों ने बहुत नए नए इनोवेटिव पे चल के जो काम किए हैं। मसलन पहली बार जिलाधिकारी को भी इसमें फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट में शामिल किया गया और हर जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी बनी है, जिसमें फॉरेस्ट के लोग भी हैं और इवन पुलिस की भी मदद ले रहे हैं। और इसके साथ साथ जो हम लोगों ने निर्णय लिया कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी को देखते हुए कि इसमें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि बिना जन सहभागिता के आप फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके दो कारण हैं। एक तो जनता में वनों के प्रति थोड़ा सा लगाव भी आवश्यक है और दूसरा कहीं ना कहीं उनको जिम्मेदारी का एहसास हो। इसीलिए हम लोगों ने अब हर ग्राम सभा स्तर पर फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी को बनाने का निर्णय लिया, जिसमें ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में वन पंचायत के सरपंच, युवक मंगल दल और महिला मंगल दल के प्रतिनिधि और रेवेन्यू और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग मिलकर के इस कमेटी में काम करेंगे, जिससे एक तो जिम्मेदारी का एहसास भी होगा। दूसरा, मैंने कहा है कि इनको इंसेंटिव्स दीजिए, थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि ताकि प्रोत्साहन उनको मिले। और इसी को देखते हुए हमने कुछ प्रोत्साहन राशि को भी तय करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी किया कि वन पंचायतों को आम आदमी की आजीविका से जोड़ने का एक प्रयास किया। और पहली बार हम लोग ये प्रयास करें कि वन पंचायत एक्ट में हम संशोधन करके जो फलों के पेड़ हैं, फलों के पेड़ आज तक अलाउ नहीं है, तो फल के पेड़ भी लगाने की अनुमति दे रहे हैं, ताकि उन फलों के माध्यम से कहीं ना कहीं उस उत्पादन से उनकी आजीविका पर भी उनकी आर्थिकी मजबूत होगी। तो जब लोगों को लगेगा कि फॉरेस्ट उनकी आजीविका से जुड़ा है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करेगा। तीसरा, जो ये आपका SDRF की मदद तो हमने ली है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ थी वो है फॉरेस्ट फायर हो गया, आप पे पानी की व्यवस्था नहीं है, पहाड़ बड़े दुर्गम है, भौगोलिक दृष्टि से बड़ा दुर्गम है, पानी कैसे आप पहुंचाओगे? अगर आप चॉपर से भी पानी पहुंचाते हो बुझाने के लिए तो हार्डली एक चॉपर से 1300 लीटर के आसपास पानी छिड़का जाता है। वो भी जब छिड़काव होता है तो वो पानी कहाँ गिरता है, कितना प्रॉपर उसका यूज होता है, ये अभी भी एक बहुत व्यवहारिक वो नहीं है। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम जो भी फॉरेस्ट फायर कि आइडेंटिफाइड हमारी जगह है कि जहाँ पर ज़्यादातर इस सीजन में आग लगती है, ऐसे सभी पहाड़ों में रिज पर हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनवा रहे हैं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख लीटर के। और जहाँ पर ग्रेविटी का पानी है वहाँ पर भी टैंक बना रहे हैं। एक उससे दो फायदे होंगे। एक तो अगर आग लग गई तो आपको आग को बुझाने के लिए वक्त पर पानी उपलब्ध होगा। दूसरा, आपको ये फायदा होगा कि जब वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनेंगे तो कहीं ना कहीं ज़मीन में मॉइस्चर आएगा। जब ज़मीन में मॉइस्चर आएगा तो नमी जो है आग को बहुत तेज़ी से फैलने से रोकती भी है। तो कई तरह के प्रयास किए हैं और मैं समझता हूँ। और उसके अलावा जो हमारा राज्य स्तर का एक कंट्रोल रूम चीफ सेक्रेटरी अध्यक्षता में, एक हमारा जो हमारे फॉरेस्ट के वन विभाग के सबसे हॉफ हैं, सबसे बड़े अधिकारी हैं, उस कार्यालय में भी हम लोगों ने एक कंट्रोल रूम किया और सारे DFOs को, सारे रेंजर्स को उससे जोड़ करके ये है कि तत्काल सूचना मिल जाए। अब ये है कि रिस्पॉन्स टाइम आपको कम करना पड़ेगा। होता कि अगर आग जैसे लगी वैसे अगर आपके आदमी पहुंच गए तो आग पे उसको रोकना थोड़ा आसान रहता है, लेकिन अगर आपका टाइम ज़्यादा लग गया तो इस बीच आग भड़क जाती है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जन सहभागिता के बिना ये संभव नहीं है। तो हम लोग इस समय कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि कम्युनिटी इसमें पार्टिसिपेट करेगी तो निश्चित रूप से आने वाले समय में वनाग्नि को प्रभावी ढंग से हम नियंत्रित कर पाएंगे। इसके अलावा अगर कार्बेट टाइगर रिजर्व की बात करें तो वहाँ पर जिस तरीके से अवैध उत्खनन हो रहा है, निर्माण किए जा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों पर रोक लगे, पेड़ों की कटाई जो हो रही है उस पर रोक लगे, क्या एक्शन ले रहे हैं आप लोग? देखिए, आपने देखा कि 2 वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। पहली बार राज्य में
IFS स्तर के अधिकारियों को निलंबित किया गया और एक तो PCCF रैंक के हैं और डायरेक्टर कार्बेट को उनके खिलाफ जांच चल रही है और उनको तत्काल वहाँ से स्थानांतरित कर दिया गया, हटा दिया गया, अटैच कर दिया गया, किसी विभाग में नहीं दिया गया और आगे भी जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे बख्शा नहीं जाएगा। मतलब इसमें मेरा संकल्प है कि वन विभाग को मुझे आम आदमी के प्रति दोस्ताना बनाना है, क्योंकि आम आदमी को लगता है कि वन विभाग उनके खिलाफ है और जो पुलिस का भय है वही वन विभाग का भय हो गया। मैंने फॉरेस्ट के ऑफिसर्स को भी कहा कि आपको 60% फॉरेस्ट फ्रेंडली रहना है और 40% पब्लिक फ्रेंडली बनना है और इसी तरह पब्लिक को भी हमको 60% पब्लिक फ्रेंडली रहे लेकिन 40% फॉरेस्ट फ्रेंडली हमको पब्लिक को ही बनाना है, ताकि दोनों के आपसी समन्वय से निकट भविष्य में इससे न केवल फॉरेस्ट फायर पे कंट्रोल होगा बल्कि तमाम जो हमारी फॉरेस्ट उत्पाद हैं जिनके कई आपने देखा है कई जगह पर बड़े बड़े माफिया ये कीड़ा जड़ी और तमाम चीज़ों को जंगल से निकाल करके खुले मार्केट में बाजार में बेच रहे हैं और कुछ लोगों का इसमें साम्राज्य है। तो मैं इसमें भी चाहता हूं कि इसमें भी सहभागिता सब लोगों की हो और वन निगम के अंतर्गत हम डिपो खोलें जो इस तरह के उत्पाद जो लोग जंगल से उठा के लाएं उनको हम लोग खरीदने का काम करें। तो ये तमाम तरह के प्रयास हम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ इसका अच्छा परिणाम मिलेगा। ऐसा कहा जाता है कि उत्तराखंड का पानी और जवानी दोनों ही देश के काम आता है, लेकिन देखा जाए तो उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार के लिए लगातार पलायन करना पड़ रहा है। देखिए ये केवल उत्तराखंड में नहीं है, पूरे देश में कहीं ना कहीं जिस तरह से जनसंख्या बढ़ी है और रोजगार की संभावनाओं का प्रतिशत गिरा है, तो ऐसी स्थिति में मैं तकनीकी शिक्षा मंत्री भी हूँ, तो मैंने ये कहा है कि टेक्निकल डिपार्टमेंट्स हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस और पॉलिटेक्निक्स में भी ऐसे ट्रेड पर काम किया जाए जो सीधे सीधे जॉब ओरिएंटेड हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से भी लोग स्वरोजगार के माध्यम से भी आदमी चले। दूसरा, कृषि मंत्री रहा मैं, देखिए आदमी को उसकी लाइवलीहुड के लिए सरकार क्या कर रही है, ये बहुत बड़ा इसका बहुत बड़ा पलायन को रोकने में असर रहता है। तो हमने कृषि पे पिछले 5 सालों में करीबन आप लगा लीजिए पहाड़ का हर जनपद तकरीबन हम जो हैं 100% और जैविक खेती की ओर ले गए हैं। तो जैविक उत्पाद की कीमत बाजार में बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं जब कम भूमि पे ज़्यादा जब उत्पादन होगा और उसकी ज़्यादा उनको पैसा मिलेगा तो कहीं ना कहीं उनकी आर्थिकी मजबूत होगी। तीसरा, हमारे राज्य में हर गांव को कनेक्टिविटी दे दी गई है, हर गांव में सड़क पहुंच गई है, बिजली पहुंच गई है, हर घर नल हर घर जल के तहत पूरा पानी पहुंचाया जा रहा है। तो देखिए आप जब मूलभूत समस्याएं आदमी की पूरी होती है तो पलायन की गति भी रुकती है। और अब हम लोग स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा पर, ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली और सड़क ये चीज़ें उपलब्ध होंगी तो कहीं ना कहीं लोगों की उस पर पलायन की गति पर अंकुश लगेगा। और उसके बाद कॉटेज इंडस्ट्री, देखिए हमने हमारे यहाँ आज जो नए जो तमाम इनोवेटिव कदम उठाए हैं सरकार ने पिछले 5 सालों में, चाहे वो होम स्टे को लेके हो, चाहे वो चंद्र सिंह गढ़वाली के तहत तमाम तरह की योजनाएं दी गई हों, चाहे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना दी गई हो, चाहे मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना दी गई हो, और कृषि और उद्यान के क्षेत्र में मैं इस बात का मुझे बड़ा गर्व भी है कि आज पूरे देश में सबसे ज़्यादा सब्सिडी हमारा उत्तराखंड राज्य किसानों को दे रहा है। तो ये तमाम प्रयास ऐसे हैं जो कि कुल मिलाकर के पलायन को रोकने के लिए, और अब हमें अवस्थापना सुविधाएं गाँवों में देनी पड़ेंगी। अवस्थापना सुविधा गाँवों में देना इसलिए भी आवश्यक है, आज मोबाइल का ज़माना है, IT का ज़माना है, आदमी एक स्वाभाविक है, हर आदमी सुविधा चाहता है और वो आज पहले उसकी जानकारी नहीं होता था, लेकिन आज IT के ज़माने में उसको पूरी दुनिया की जानकारी है, अपने चाहे मोबाइल से बोलिए, कंप्यूटर से बोलिए, पूरी दुनिया की जानकारी है। तो उसका भी स्वाभाविक तौर पर वो चाहता है कि मुझे अच्छी सुविधाएं मिले, तो हमें सुविधाएं देनी पड़ेंगी ताकि पलायन की गति को रोके। गढ़वाल में 4 धाम की तर्ज पे आप लोग कुमायूं मंडल में मानसखंड कॉरिडोर बनाने की तैयारी कर रहे हैं, ये कब शुरू होगा, पूरा होने की संभावना कब तक है, और यदि ये हो जाता है तो उत्तराखंड को कितना फायदा? देखिए मैंने आपसे कहा ना कि न केवल मानसखंड कॉरिडोर, हम तमाम चाहे वो टूरिज्म सेक्टर के हों, चाहे वो आपके वेलनेस सेक्टर में हो, तमाम तरह के हम लोग प्रयास कर रहे हैं जिससे कि पलायन की गति रुके और स्थानीय लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध हो पाए। जैसे आपने देखा कृषि विभाग में हमने करीबन 1300 आउटलेट बनाने का निर्णय लिया, जिस पर कार्रवाई चल रही है, पैसा PWD को दे दिया गया है। किसान अपने उत्पाद को सीधे बेचे ताकि मिडिल मैन गायब हो और उसका फायदा कंज्यूमर को भी मिले और उत्पादक को भी मिले। तो इस तरह के प्रयास सरकार के लगातार हैं कि चाहे वो टूरिज्म सेक्टर में हो, चाहे वो, क्योंकि टूरिज्म में वेलनेस भी एक पार्ट है, तो वेलनेस के माध्यम से भी आज हम योगा और होम स्टे का हमारा कंसेप्ट बहुत लोकप्रिय हो रहा है। तो ये तमाम तरह के प्रयास ऐसे हैं जिसको लेकर के कुल मिला के सोच है कि रोजगार की संभावनाएं उत्पन्न हो।
नई शिक्षा नीति की अगर बात करें तो उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य होने जा रहा है जहां पर नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है। इससे उत्तराखंड की जनता को कितना फायदा? देखिए, निसंदेह आज जमाने के साथ चलने की आवश्यकता है। अगर आप जमाने से हट के चलेंगे तो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगे। तो ये नई शिक्षा नीति प्रधानमंत्री जी की जो पिछली गवर्नमेंट में उन्होंने बहुत, अभी इसी गवर्नमेंट में बड़ा अच्छा एक इनोवेटिव कदम था और बहुत समय के बाद नई शिक्षा नीति देश में लाई गई। अब नई शिक्षा नीति को लागू करने का समय है ताकि एक समान शिक्षा के साथ साथ लोगों को, जो मैंने आपसे कहा कि परिस्थितियों के हिसाब से शिक्षा प्राप्त हो सके। और इसी को दृष्टि से आपने देखा कि हम लगातार CBSE अपने हर विद्यालय को करना जा रहे हैं कि जो CBSE बोर्ड से जुड़ेगा, ताकि पूरे देश के बच्चों के समान उन्हें शिक्षा मिले और जो प्रतियोगात्मक परीक्षाएं हैं उनमें भी बच्चा हमारा बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जाकर के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि उत्तराखंड सरकार वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण को भी पाठ्यक्रम में शामिल करने जा रही है। लेकिन देखा जाए अगर टेक्निकल एजुकेशन की बात करें तो उसके लिए आज भी उत्तराखंड के छात्र छात्राओं को दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता है। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक्स काफ़ी तादाद में है, हमारे पास इंजीनियरिंग कॉलेजेस बहुत तादाद में है। राज्य के हिसाब, अगर राज्य के आप भूगोल को देखेंगे उसके हिसाब से हमारे यहाँ काफ़ी स्थिति में ITI, पॉलिटेक्निक्स और इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। सवाल ये है कि पूरे देश में इंजीनियरिंग कॉलेजेस की, पॉलिटेक्निक की स्थिति बढ़ी है, काफ़ी संख्या में बढ़े उस गति से। और दूसरा, हमारे यहाँ पहाड़ में सबसे बड़ी एक जो पहाड़ की समस्या है, हमारे यहाँ के जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाहते। उनको एक ना जाने किस तरह का डर होता है कि बच्चों को बाहर नहीं भेजना है। तो ऐसी स्थिति में मैंने टेक्निकल एजुकेशन में जो 3-4 मीटिंग अभी ली हुई है, मैंने सब में यही कहा है कि परिस्थितियों के हिसाब से ट्रेड बदलिए, ऐसे ट्रेड प्रारंभ करिए जिनसे सीधे सीधे रोजगार लोगों को मिले, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में रोजगार मिले, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से। तो आज इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे है कि बहुत जल्दी हम इसमें एक आमूलचूल परिवर्तन करेंगे। इसके अलावा अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो एक कमेटी भी आप लोग बनाने जा रहे हैं लागू करने से पहले। आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत क्यों है? और क्या आपको ऐसा लगता है कि क्योंकि उत्तराखंड एक छोटा राज्य है इसलिए अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की शुरुआत उत्तराखंड से होगा तो विरोध कम होगा? देखिए, असमानता हमेशा दूर होनी चाहिए, चाहे वो संवैधानिक असमानता हो, चाहे वो आधिकारिक असमानता हो, चाहे वो किसी तरह की डिस्पैरिटी हो, इनको दूर किया जाना चाहिए। एक देश है और हमारे देश का एक संविधान है, तो आज देश के अंदर हर वर्ग के लिए एक ही जैसी नीति होनी चाहिए। उसी दृष्टि से हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं। इसके अलावा अगर उत्तराखंड उपचुनाव की बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनावी मैदान में हैं, चंपावत से उपचुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और उत्तराखंड क्रांति दल ने हाथ मिला लिया है पुष्कर सिंह धामी को हराने के लिए। तो क्या आपको लगता है कि आप लोगों के लिए बड़ी चुनौती? देखिए, ये लोग अभी पिछले चुनाव में अब इनका हाथ से देख चुके हैं। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी ये पहली बार उत्तराखंड के अंदर सारे मिथ्यक तोड़े और लगातार दूसरी बार सरकार बनाई और 57 पहली बार भी लाई, इस बार भी 47 सीटें लोगों ने हमको जिताई हैं। तो इतना भारी बहुमत लोगों ने दिया है। तो और निश्चित मानिए चंपावत सीट पे लगातार बीजेपी का आधिपत्य रहा है। और मुख्यमंत्री क्योंकि जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, जिस गति से वो चल रहे हैं, आज खटीमा के लोग भी महसूस कर रहे हैं कि उनसे गलत निर्णय हो गया। तो चंपावत के लोग भारी बहुमत से जिताएंगे। आप जिस दिन देखिएगा, जिस दिन परिणाम आएगा, तो आप ये कांग्रेस, आप और यूकेडी तो वैसे भी महत्वहीन हो गई है। आपको हमारे यहाँ लोगों ने आईना दिखाई दिया है और कांग्रेस को लगातार आईना दिखा रहे हैं। तो लिहाजा मुझे लगता नहीं कि कोई चैलेंज है। क्योंकि अगर उत्तराखंड की बात करें तो आय का मुख्य साधन पर्यटन है, टूरिज्म है। लेकिन कोरोना काल की वजह से टूरिज्म बहुत ज्यादा प्रभावित रहे। पर्यटन एक बार फिर से पटरी पर आ जाए, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? बीती बात बिसारी है, आगे की सुध लगे। इस बार इतनी तादाद में हमारे यहाँ टूरिस्ट आ रहा है कि आज उसको संभालना ही मुश्किल है, बहुत बड़ी तादाद में। क्योंकि काफ़ी समय के बाद, 2 वर्षों की कोविड की परिस्थितियों के बाद अचानक खुलने से सारे लोग इस समय बाहर आना चाहते हैं। तो इस समय टूरिज्म सेक्टर में बहुत बड़ा बूम है उत्तराखंड में। मैं समझता हूँ निश्चित रूप से पिछले 2 वर्षों का जो नुकसान भी लोगों को हुआ है उसकी पूर्ति भी इस सीजन में हो जाएगी। चारधाम यात्रा को लेकर आप लोगों ने वेरिफिकेशन प्रक्रिया की शुरुआत कराई। इसको लेकर विपक्षी दल निशाना साध रहे हैं कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो एक खास वर्ग को टारगेट कर रही है। देखिए, हम रजिस्ट्रेशन कराने में ये तो नहीं कहा कि किस जात का, किस धर्म का होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन इसलिए किया गया, आपको मालूम है केदारनाथ में इतना बड़ा एपिसोड हुआ था, कई लोग लापता हो गए, पता नहीं चला। उसके बाद ही हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की गई थी ताकि कितने यात्री आए उनके बारे में जानकारी हो।
अब उनको अगर इसमें कोई बुराई लगती है तो वो समझे। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी सरकार बेसिकली कंफ्यूज और फेल सरकार है। उनके एक मंत्री कुछ बोलते हैं, दूसरा मंत्री कुछ बोलता है। हो सकता है करण मेहरा जी, उनकी सोचने का तरीका कुछ और हो। देखिए, पूरी तरह सरकार संगठित है और आप जानते हैं कि अभी महीना 1.5 महीना सरकार बने हुआ है और जिस कांग्रेस को पूरी तरह ठुकरा दिया गया, इनको तो अभी कुछ दिन अपने मैं समझता हूँ आराम करना चाहिए, देखना चाहिए कि आखिर सरकार किस तरह के काम कर रही है और जो पिछली बार के हमारे अधूरे काम छूट गए उनको हम किस तरह पूरा कर रहे हैं। अपने संकल्प, हमने आपको मालूम है पहली कैबिनेट में निर्णय लिया है कि जो हमारा संकल्प पत्र था वो संकल्प पत्र हमारे लिए गीता है और उस संकल्प पत्र को एज इट इज लागू करना इससे हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है और उस पर हम काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश सिंह रावत ने, उन्होंने कोई नाम तो नहीं लिया भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने बीजेपी पर ही निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग हैं जो देश में सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए रावत जी, आप देख रही हैं, जब मुख्यमंत्री थे दोनों सीट से चुनाव हार गए, इस बार फिर लगातार कहते मैं मुख्यमंत्री नहीं बना तो मैं संन्यास में घर बैठ जाऊंगा। आज तो मुख्यमंत्री नहीं बने। देखिए, ये रावत जी के उम्र का प्रभाव उन पर इतना आ गया कि सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं, दिन में कुछ बोलते हैं। तो रावत जी की बात को हम लोग अब बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। इसके अलावा अगर हरिद्वार और उधम सिंह नगर सीटों की बात करें, 11 सीटों में से आप लोगों ने केवल 3 सीटें जीती हैं। आपको क्या लगता है इसके पीछे वजह क्या थी? देखिए, इसके हम लोग परीक्षण करवा रहे हैं कि आखिर क्या कारण थे कि हरिद्वार में, जहाँ पूरे प्रदेश में एक तरफा हमें मिला, हरिद्वार उधम सिंह नगर में क्या कारण रहा कि थोड़ा पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। उसके हम लोग अभी तक उस पर लगे हैं और निश्चित रूप से उसका निदान किया जाएगा। क्योंकि अगर उत्तराखंड की बात करें, जो टोटल 23 सीटें आप लोग हारे थे, उन्हीं हारे हुए कैंडिडेट को ही भारतीय जनता पार्टी ने ये जिम्मेदारी दी है कि उस इलाके का पता करे कि आखिरकार हार की वजह क्या है, ताकि 2024 में उसकी भरपाई की जा सके। मैंने आपसे कहा ना, हार की वजह का मालूम कर रहे हैं और उसके बाद जो भी वजह होगी उसका निदान करके आगे की तैयारी, लड़ाई जीतने का काम करेगा जाएगा। इसके अलावा अगर उत्तराखंड में मदरसों की बात करें तो मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया कि टेक्निकल एजुकेशन और हाईटेक बनाया जाएगा, डिजिटल कराया जाएगा, ताकि मदरसों में अच्छी पढ़ाई हो सके। इसको लेकर आप लोग क्या कुछ विचार कर रहे हैं? देखिए, आज हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, अगर कहीं ना कहीं इनके पिछलेपन का कारण आप देखेंगे तो वो शिक्षा है। और ये मदरसा कंसेप्ट में भारतीय जो मुस्लिम्स को भड़का करके मुस्लिम राजनीति करना चाहते हैं, वो लोग नहीं चाहते कि मुसलमान मुख्य धारा में आए। मुख्य धारा में बिना शिक्षा के आया नहीं जा सकता। तो एक शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करके मुस्लिम भाइयों को मुख्य धारा में लाने का यही प्रयास है, तो मैं समझता इसकी तारीफ की जानी चाहिए। क्योंकि देखा जाए उत्तराखंड में 14% मुस्लिम आबादी है और इसमें से तकरीबन 420 ऐसे मदरसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं। बाकी मदरसों का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो ऐसे में क्या लगता है एक बड़ी चुनौती है आप लोगों के सामने? नहीं, चुनौती नहीं है किसी काम। देखिए, दुनिया में कोई लक्ष्य आदमी की हिम्मत से बड़ा नहीं हो सकता। अगर आप किसी लक्ष्य को पूरा करने की हिम्मत करेंगे तो अल्टीमेटली उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो अगर हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि मदरसों की स्थिति सुधारेंगे तो निश्चित रूप से सुधारेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। ये सुचारू रूप से चले, इसको लेकर राज्य सरकार क्या कुछ प्लान बनाकर रखी? देखिए, हम लोग पूरी तरह तैयार हैं और जिस तरह से, चाहे वो यात्रा रूट्स पे हो, चाहे वो हमारे चारों धामों के आसपास के जो व्यवस्थाएं हैं उनको चुस्त दुरुस्त करने का प्रश्न हो, चाहे सफाई को लेकर के हो, चाहे रास्ते भर में पीने के पानी की व्यवस्था से लेके हो, गाड़ियों की व्यवस्था से लेकर, सरकार ने पूरी गंभीरता के साथ इस पर एक्सरसाइज की और आज हम पूरी तरह से तैयार हैं और यात्रा प्रारंभ हो गई है। क्योंकि देखा जाए अगर हम उत्तराखंड से अलग देश की बात करें तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली है, इसको लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लगातार सवाल खड़े करते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि वाकई प्रधानमंत्री की कार्यशैली में कुछ कमी है या कांग्रेस में समस्या है? कार्यशैली कांग्रेस में मैं समझता हूँ तो कांग्रेस को कार्यशैली सुधारने की आवश्यकता है। जिस तरह से उनके सर्वोच्च नेता नेपाल में नाइट क्लब में, आपने देखा, पूरे देश ने देखा, तो कार्यशैली तो इनको सुधारनी चाहिए, हमें उपदेश न दे। क्योंकि इसी कार्यशैली पे चढ़ के देश में कई 89 के बाद, यानी कि 25 वर्षों के बाद, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और इस बार भी पूर्ण बहुमत मिला। 25 वर्ष से भारत के अंदर बहुमत की सरकार नहीं बन रही थी। तो हमारी कार्यप्रणाली की चिंता ना करें, ये अपनी कार्यप्रणाली सुधारे कि आखिर कांग्रेस को इन्होंने गर्त में कैसे पहुंचा दिया। आपको क्या लगता है कि आज जो हालात हैं कांग्रेस पार्टी के, उसके लिए जिम्मेदार कौन है?
निश्चित रूप से ये पुत्र मोह और नेता की अपरिपक्वता। देखिए, इमेच्योर नेता कभी किसी पार्टी को लीड नहीं कर सकता। अगर आप परिपक्व नहीं हैं तो आप दूसरे को कैसे लीड करोगे? आपकी जो इमेच्योरिटी है, ये कहीं ना कहीं इसने बहुत नुकसान किया पार्टी को, और आज कांग्रेस खत्म हो गई। आपका पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश। लाउड स्पीकर की अगर बात करें तो लाउड स्पीकर पूरे देश भर में बड़ी चर्चा में है, लेकिन यूपी की अगर बात करें तो वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाउड स्पीकर इलीगल जो थे उसको उतरवाए भी और उसकी आवाज को भी कम करवाया। उनके इस काम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस संबंध में आपने भी देखा कि माननीय न्यायालयों के निर्णय भी आया है कि अगर आप सुना किसको रहे हो। देखिए, ये कहीं ना कहीं 21वीं सदी में हम लोग हैं। आज हमें वर्तमान परिस्थितियों को देख करके अपने में बदलाव लाना पड़ेगा। ये ट्रेडिशनल जो बातें चली आ रही है, कहीं ना कहीं इनको बदलना पड़ेगा। आज परंपरागत से हटके जो नई तकनीक है, जो नया एक समाज है, जो 21वीं सदी में हम लोग बड़े हैं, 21वीं सदी के अनुरूप व्यवहार करना पड़ेगा। और ये जो पुराने एक जो दकियानूसी विचार हैं, इनको छोड़ना पड़ेगा। और इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने भी काफ़ी कुछ कहा है। अगर हम वर्तमान की बात करें, जिस तरीके से राजनीति चल रही है, चाहे हनुमान चालीसा विवाद हो या फिर अजान पढ़ने को लेकर हो, जो वर्तमान में हालात बने हुए, क्या आपको लगता है कि देश के लिए ये गलत है? बिल्कुल गलत है। दोनों ही देखिए, आज ये देश, मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है, और राष्ट्रवाद में कहीं पर भी कट्टरपन के लिए जगह नहीं है। तो आज हर व्यक्ति को पहले राष्ट्र सर्वोपरि सोचते हुए चलना पड़ेगा, और राष्ट्र सर्वोपरि सोचते हुए जब आप चलेंगे तो इस तरह की बातें स्वयं में स्वतः खत्म हो जाएंगी। जब तक राजनीतिक स्वार्थ आएगा तो राजनीतिक स्वार्थों में इस तरह की, जैसे मैंने आपसे कहा, कोई मुस्लिम को एक्सप्लॉइट करता है, कोई हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों को एक्सप्लॉइट करता है, कोई पिछड़ों को एक्सप्लॉइट करता है, तो एक्सप्लॉइटेशन की पॉलिटिक्स खत्म होने राष्ट्रवाद के लिए बहुत आवश्यक है कि राष्ट्रवाद मजबूत हो। जिस दिन राष्ट्रवाद मजबूत, जिस तरह से राष्ट्रवाद इस देश में मजबूत हो रहा है, ये सभी चीज़ें एक स्वतः खत्म हो जाएंगी, आप देखिएगा। क्योंकि अगर उत्तराखंड की बात करें, आपके पास जो जिम्मेदारी है, वन बड़ी जिम्मेदारी है, और देखा जाए समस्याएं लगातार बनी रहती हैं। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या जो पहले आपके साथ थे, उनका ये कहना है कि सरकार को तो पता है, लेकिन दूसरा कार्यकाल भी आ गया, सरकार बेहतर काम ही नहीं कर पा रही है। किस चीज में? वन में जो आग लग रही है और तमाम जो समस्याएं हैं, आर्या जी उसको पिछली लेकर। बार हमारी सरकार में थे, मंत्री रहे 5 साल तक, और उनको मालूम है कि पिछले साल जो फॉरेस्ट फायर था उससे आधे पे साल है। हमने ये कहीं ना कहीं नियंत्रण करने का है कि हमने इसको नियंत्रित करने का प्रयास किया। यही कारण है कि इस बार फॉरेस्ट फायर पिछले साल के मुकाबले आधा पे। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में और बेहतर की तरफ आप लोग इसको लेकर जा पाएंगे? शुरुआत में भी कहा था कि हम दूर जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी, फॉरेस्ट फायर को रोकने की हम एक दूरगामी नीति बना रहे हैं, ताकि दूरगामी नीति के जिसमें सबसे बड़ा महत्व रूल होगा जन सहभागिता का। और हमारा ये स्पष्ट मानना है कि जन सहभागिता के बिना हम जंगलों को आग से नहीं बचा सकते। जिस दिन हम उत्तराखंड के हर व्यक्ति को जंगल के प्रति उसकी जिम्मेदारी का एहसास करा देंगे, मैं समझता हूँ ये जो बनागनी की सब वो है, ये खत्म हो जाएगा। आपके पास जो नई जिम्मेदारी है, आगे अगर 100 दिन के एजेंडे की बात करें तो आपने क्या प्लान बनाया है कि आगे की जो कार्यशैली है वो किस तरीके से होने वाली है? काफी होता है। सबसे पहले आवश्यकता है कार्य संस्कृति बनाने की, और मैं सबसे पहले प्रयास कर रहा हूँ कि कार्य संस्कृति बने। वर्क कल्चर जब तक नहीं होगा तो रिजल्ट नहीं आएंगे अच्छी बेहतर। तो बेहतर रिजल्ट के लिए वर्क कल्चर डेवलप करना आवश्यक है, और मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ वर्क कल्चर दोनों विभागों में स्थापित हो रहा है। इसके अलावा अगर उत्तराखंड की ही हम बात करें, जिस तरीके से आप लोग उपचुनाव में भी जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कोरोना संकट काल से लेकर अब तक, क्या आपको लगता है कि दूसरी जो सरकार है आप लोगों की, ये पहली सरकार से बेहतर काम करेगी? देखिए, निश्चित रूप से जब सरकारें रिपीट होती हैं तो एक बेहतर काम करने का अवसर आता है, क्योंकि पहली बार जब आप सरकार बनाएं तो आप उसके बाद कई चीज़ों पर आप सोचते हैं कि मुझे ये करना है, सो करना है, फिर उसके तरीके को जानते हैं, धीरे धीरे आप पे अनुभव आता है। आज ये अनुभवी सरकार है, और अनुभव का फायदा हमेशा कहीं ना कहीं परिणामों में, अच्छे परिणामों में मिलता है। तो निश्चित निसंदेह इससे सरकार रिपीट हुई है और बेहतर परिणाम आएंगे, पिछली बार से बेहतर परिणाम आएंगे, और बेहतर काम इस सरकार में और होगा।
एक और सवाल, हालांकि वो उत्तराखंड से नहीं है, उत्तर प्रदेश से नहीं है, महाराष्ट्र से है। राज ठाकरे आजकल बहुत ज्यादा हनुमान चालीसा को लेकर बोल रहे हैं, अजान को लेकर बोल रहे हैं। उनके भाई सरकार में है और उनके खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। संजय राउत कह रहे हैं वो तो बीजेपी के एजेंट हैं, बीजेपी से मिले हुए हैं। उनके इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सत्ता की लालसा काफी पहले इन दोनों भाइयों को अलग अलग रास्ते में ले गई थी। तो आज राज ठाकरे का धर्म है कि वो शिवसेना के खिलाफ बोले, उद्धव का धर्म है कि वो राज ठाकरे के खिलाफ बोले, अपने धर्म का पालन कर। आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका। तो आप सुन रहे थे उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी को, जिनका कहना है कि इस बार उत्तराखंड में एक अनुभवी सरकार है, ऐसे में और भी बेहतर काम होंगे। हालांकि कितने बेहतर काम होंगे इसका खुलासा तो आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल आप हमें और हमारी टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।